वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस। तो प्रीवियस क्लास में हमने सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम को चालू किया था और मैंने आपको एमपीपीएससी पेपर 1 के पार्ट ए की यूनिट 1 को डिकोड करके दिखाया था। ये सब हम सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश का सबसे यूनिक और सबसे शानदार सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम लेके आए हैं जो लगभग 23 दिनों तक चलेगा। और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है सिलेबस के एक एक पहलू को नैरो एनालिसिस करेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस का एनालिसिस करने से हमें ये भी पता चलता है कि उसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में लिखी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी और चीज को इंडिकेट करती हैं, बट कोचिंग मटेरियल बनाने वाले जो लोग हैं मार्केट में वो उस पर भी मटेरियल बना देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना होता है ये। लेकिन कैसे समझ में आएगा? ये जब सिलेबस का कोई नैरो एनालिसिस करेगा तब वो उस बात को पकड़ पाएगा। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किन बातों की और कितनी गहराई में पढ़ाई करनी है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमने कल यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री वाला उसको कवर कर लिया था। तो आज इसकी क्लास 2 है और इसमें हम जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। अभ्युदय सिविल सर्विस हमारे संस्थान का नाम है और प्रोग्राम है हमारा सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम। देखिए अब आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 का पार्ट ए। अब यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, है ना, यूनिट 2। तो मैंने कल आपको जैसा बताया था कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो अपने पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास जहां आप पढ़ते हैं वहां एक सिलेबस चिपका होना चाहिए वॉल पे, या आपके द्वारा कम से कम 4-5 बार लिख के देखा होना चाहिए, और एक कॉपी आपके बैग में हमेशा सिलेबस की रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे, आपके जो लाइन लिखी हुई है उसमें दो चीजें निकल के आती है यूनिट 1 में, सॉरी यूनिट 2 में। दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। मतलब प्राग ऐतिहासिक इतिहास में प्राग ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ना है और आध्य ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ना है। किसका? भारत का नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, किसका पढ़ना है? मध्य प्रदेश का पढ़ना है। इस चीज को बिल्कुल आप तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये जो यूनिट है पूरी की पूरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ना, एमपी ओरिएंटेड है। अब यहां दो शब्द हैं, प्राग ऐतिहासिक को बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक और आद्य ऐतिहासिक को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। इस मध्य प्रदेश को पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है। दूसरा देखिए क्या लिखा है आपके सिलेबस में। दूसरी चीज लिखिए कि मध्य प्रदेश की प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं आपको, और उसमें कुछ राजवंश के नाम उसने दिए हुए हैं, गर्दमिल्ल, नागवंश, औलिकर, ठीक है, परिबाजरक, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गौंड और कच्छ कच्छप घात वंश। इनकी आपको स्टडी करनी है। यही सब चीजें इंग्लिश में भी यहां नीचे मेंशन है ना। तो अब यहां दो चीजें निकल के आती हैं। पहला एक शब्द निकल के आता है प्री हिस्टोरिक। तो पहले आप इसको समझ ले, प्री हिस्टोरिक मध्य प्रदेश पढ़ने से पहले ये तो समझ ले कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है ना। और दूसरा लिखा है यहां प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है ना। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक क्या होता है। एक सेकेंड, मैं आपको इस चार्ट पे बता देता हूं, है ना। प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक का मतलब हिस्ट्री, जब से इतिहास लिखा जा रहा है ना तब उस इतिहास को हम इतिहास कहते हैं, है ना। जहां हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको हम पढ़ सकते हैं और उस आधार पर हम बता सकते हैं कि वहां उस समय क्या हुआ करता था, पीछे के टाइम में क्या हुआ करता था। प्रोटो हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक में एक फर्क होता है। मतलब ये हिस्ट्री से पहले की चीजें हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री कब से मानी जाती है? जब लेखन की कला विकसित हो गई और लेखन की कला को पढ़ा भी जाने लगा, तब हम उस काल को बोलते हैं हिस्टोरिक काल। लेकिन जब लेखन की कला विकसित नहीं हुई थी, जब जो है या विकसित हो भी गई थी तो उसको पढ़ा नहीं जा चुका, तो उसको हम हिस्टोरिकल एज नहीं बोलते, उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। और जब लेखन की कला थी ही नहीं, उसको हम प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब जहां लेखन की कला विकसित हो गई वो हिस्ट्री है। जहां लेखन की कला विकसित हो गई लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया उसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, मतलब आध्यात्मिक।
और जहां लेखन की कला विकसित ही नहीं हुई उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले का। ठीक है, तो तीन चीजें निकल के आई यहां, ये हो गया प्री हिस्ट्री, ये वाला जो हो गया प्री हिस्ट्री हो गया, ये हो गया प्रोटो, और हिस्ट्री इतिहास, इतिहास मतलब अब ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री इतिहास। इतिहास ये वो बाउंड्री है, ये वो बाउंड्री है जहां से हमने लेखन की कला का विकास किया मनुष्यों ने और इतिहास को लिखा पढ़ा जाने लगा, उसको हमने बोला हिस्टोरिक पीरियड। उसके पहले जब लेखन की कला विकसित हो चुकी थी बट उसको पढ़ा नहीं जा चुका, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम देखेंगे तो यही टाइम है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वहां लिपि का आविष्कार हो चुका है ना, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और एक है प्री हिस्ट्री, मतलब जहां लेखन की कला का विस्तार हुआ ही नहीं है। तो इतिहास को लेखन की कला के संबंध में बांट के देखा जा रहा है ना, क्योंकि लेखन की कला से ही तो हम ज्ञात स्रोतों के आधार पर पता लगा पाएंगे कि उस सभ्यता में क्या हुआ करता था या उस समय क्या था, है ना। तो प्री हिस्ट्री, अब प्री हिस्ट्री के अंदर हम तीन चीजों को रखते हैं प्री हिस्ट्री के अंदर। इसमें हम आप देखेंगे पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण आता है, और तीसरा आता है इसमें नवपाषाण काल। ये पाषाण मतलब यहां पत्थर के औजारों का यूज होता था इसलिए इनको पाषाण काल बोलते हैं। यहां लेखन वेखन की कला विकसित नहीं हुई थी, है ना। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कायथा, नाबदा टोली, भीमबेटका जैसे कई स्थल मिलते हैं जो हमें प्री हिस्टोरिक एज की जानकारी देते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। इसी प्रकार प्रोटो हिस्ट्री वाले हमें मध्य प्रदेश में वो भी कुछ स्थल मिलते हैं इंडस वैली के समकक्ष जो होते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना है, और मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं जब लेखन शैली का आविष्कार हो, इंडस वैली के आसपास के आविष्कार हो चुका था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये याद रखिएगा आप, है ना। ठीक है, देखिए दूसरा जो टॉपिक है आपका, इसी में आपको मैंने बताया था प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। देखो अब यहां बताऊं मैं आपको, प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं जैसे गर्भमिल, नागवंश, औलिकर, परमार, चंदेल, गौड़, तोमर, है ना, ये वंश आपको पढ़ने हैं। अब इन वंशों में आपको पढ़ना क्या है, अब इसने तो लिख दिया कि इन वंशों में क्या पढ़ें, इसको तो नहीं बताया, इसने तो लिख दिया कि वंश पढ़ने, लेकिन बहुत सारे पुराने पेपरों को देखने के बाद उस अनुभव के आधार पर हम कुछ पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राजवंश के अंदर जो रीजनल राजवंश है उनके अंदर हमें किन क्षेत्रों में स्टडी करने की आवश्यकता है ताकि हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो उसी बेस पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किया है कि आप जब भी किसी राजवंश की स्टडी करें, जो दिए हुए राजवंश है उनको इस एंगल पे पढ़ें, है ना। जैसे क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कोई भी राजवंश पढ़े आप, जैसे आप तोमर डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तोमर राजवंश पढ़ रहे हैं, तो तोमर वंश के संस्थापक का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था, है ना। तोमर वंश समय कब स्टैब्लिश हुआ ये पता होना चाहिए, कौन सी शताब्दी में आया। तीसरा, तोमर वंश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, भारत में तोमर वंश कहां किस एरिया में था, इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन से एरिया में था इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर अब जैसे तोमर वंश का ही एग्जांपल लेते हैं कि तोमर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उनका कालक्रम कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। कई बार ये राजवंशों की क्रोनोलॉजी से भी अनुक्रम से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन आया। ठीक है, फिर उस डायनेस्टी में कला और स्थापत्य में क्या योगदान रहा उस डायनेस्टी का, इसके बारे में पता होनी चाहिए। उस राजवंश की प्रमुख नीतियां, आर्थिक नीतियां, व्यापार की स्थिति क्या थी वहां पर, समाज की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समाज के अंदर आप धर्म और संस्कृति को भी रख सकते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति इसको हम कह सकते हैं, सांस्कृतिक, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, कृषि और सिंचाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है,
ठीक है, अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में इसको पढ़ना है। उस राजवंश में कोई पर्टिकुलर कोई बुक, कोई साहित्य उस राजवंश से संबंधित अगर हमें मिलता है ना, तो उसे हमें अच्छे से देखना है। उसके किसने उस साहित्य की रचना की, वो साहित्य किन चीजों से संबंधित है, वो साहित्य है वो किसी राजवंश के बारे में क्या बताता हुआ हमें प्रतीत होता है। एक हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एमपीपीएससी और यूपीएससी में आता रहता है कि किसी राजवंश के समकालीन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या शासक होती है तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कई सूफी संत थे, जैसे कबीरदास थे, है ना, वो जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कबीरदास अकबर के समकालीन थे, है, तो इस तरीके से वो पूछ लेता है, समकालीन वाले फैक्ट पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पे कोई डायनेस्टी या कोई राजा आया है, तो ये समकालीन वाला जो पॉइंट है ये अपने आप आपका कवर हो जाएगा, है ना। और उस डायनेस्टी के प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से वो सैन्य अभियान वहां हुए और किस प्रकार की संधियों के द्वारा वो जो लड़ाई या युद्ध हो रहे थे उनको समाप्त किया गया, है ना। तो ये आपको देखना है। और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो यहां मुझसे मिस हो गई या छूट गई हो, तो उनको अन्य विशेष तथ्य में रख सकते हैं कि किसी डायनेस्टी ने पर्टिकुलरली कुछ विशेष प्रकार का काम किया होता है, लेकिन वो सब में वो लागू नहीं होता, इसलिए हमने अन्य विशेष तथ्य के तौर पे उसको देखेंगे हम यहां, इसलिए हमने उसको अलग से रखा है। तो मोटा मोटी इन पॉइंटों पे हमें राजवंश को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, है ना। तो अब हर राजवंश आप पढ़ेंगे, कोई भी राजवंश आप पढ़ें तो उसको इस एंगल पे सेट कर लीजिए, ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए और इस एंगल पे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 में हमने देखा, यूनिट 2 बहुत आसान है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं उसमें, कुछ डायनेस्टी है जिनको पढ़ना है, मैंने बताया इन एंगल पे आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरा आपको प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ना है, वो भी मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ना है। कौन कौन सी जगह मध्य प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक स्थल मिलते हैं, है ना, उनकी क्या विशेषता है, आदि ऐतिहासिक स्थल कहाँ मिलते हैं, क्या विशेषता है उनकी, है ना। इसमें एक भीमबेटका है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, किसने उसकी खोज की, इन संबंधों में आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है ना। और वंश के बारे में तो बता ही दिया। यूनिट 2 में कुछ खास नहीं है, है ना, यही सब है। यूनिट 3 देखिए, आपकी यूनिट 3 क्या बात करती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की यूनिट 3 जो है वो, उसमें जो 4 चीजें पढ़ना है आपको, 4 टॉपिक हैं इसमें। तो पहला टॉपिक जो है वो कह रहा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। भारत के समाज और भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको पढ़ना है ना। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल पे आपको स्टडी करनी है। अर्थव्यवस्था के प्रभाव में हमें किन किन चीजों को देखना होगा, है ना, और समाज में प्रभाव, इनमें किन किन चीजों को देखना होगा, अभी मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है इसमें भारतीय उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। इसमें कृषक जनजातीय विद्रोह पढ़ना है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पढ़ना है। मतलब देखो यहां बहुत बड़ा ट्रैप है, आपको ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया नहीं पढ़नी है, उसने बहुत स्मार्टली ये लगाया हुआ है ना। इसका मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर ये ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है, कृषक जनजातीय विद्रोह पढ़ना है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, मतलब 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़ना है। बस 3 ही चीजें पढ़ना है, कृषक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और 1857 की क्रांति, है ना। अब यहां भी दिक्कत है कि जब किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स देखते हैं या किसी के नोट्स देखते हैं तो वहां पर यूपीएससी में ये टॉपिक अलग से होता है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रक्रिया, पर यहां भी उसको, क्योंकि मटेरियल तो कॉपी पेस्ट करके बनाया है, तो उठा के उसको यहां भी चिपका दिया। बट ये ना आपको पढ़ना है ना आपके एग्जाम में आता है, और आप खुद पीवाईक्यू जाके देख लीजिए कि इस टॉपिक से कृषक जनजातीय और 1857 से ही क्वेश्चन आए हैं और उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और वो सिलेबस आपकी मांग भी नहीं कर रहा है। बार बार एमपीपीएससी भी इस बारे में बताता है कि वो सिलेबस से ही पूछेगा, सिलेबस से ही पेपर डिजाइन करता है, इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस को ठीक से समझिए। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि क्या नहीं पढ़ना, तो ये नहीं पढ़ना, ये भी आपको पता चलेगा सिलेबस को आप अगर नैरो एनालिसिस करेंगे तो। अगला देखिए, अब देखिए इसमें भी मजेदार चीज है, अब लिखा है यहां भारतीय पुनर्जागरण।
अब भारतीय पुनर्जागरण में इंडियन रेनेसा पढ़ाना शुरू कर देगा कोई टीचर, और जो बुक छापने वाले जो लोग हैं, जो इधर उधर से मटेरियल उठा के बुक छापते हैं ना, वो उन भारतीय पुनर्जागरण पूरा छाप दिया मध्य प्रदेश की बुक में। भाई भारतीय पुनर्जागरण पढ़ना ही नहीं है। इनलाइटमेंट, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। इनलाइटमेंट किस कंटेक्स्ट में? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, हमने भारत को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में जो हम जागे उसके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और इसके नेतृत्व करवा कौन कौन लीडर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, है ना। अब आपको भारतीय पुनर्जागरण नहीं पढ़ना। पुनर्जागरण तो सोशल एंगल पे भी हुआ, इकोनॉमिकल एंगल पे भी हुआ, कल्चरल एंगल पे भी हुआ, वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के कंटेक्स्ट में पुनर्जागरण को देखना है। तो पुनर्जागरण तो पढ़ना ही नहीं है, इसको तो तुम काट ही दो। आपको पढ़ना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता, ठीक है, इसको पढ़ना है ना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, भारत में सॉरी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। तो जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी, तो ऐसे में मध्य प्रदेश कैसे पीछे छूट जाता। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, 1857 से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे, है ना। और जैसा आपको पता है कि जबलपुर जो है स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ हुआ करता था पुराने समय में, है ना, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 20वीं सेंचुरी के शुरुआत के आसपास, है ना। तो इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है ना, इस यूनिट में। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा। इनको 4-5 फैक्टर बताऊंगा कि ये प्रभाव या इस सेक्टर में आपको पढ़ना है। एक चीज और मैं बता दूं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर होता है। एक होता है अर्थशास्त्र। एमपीपीएससी ने बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक की है अपने सिलेबस में, और उसने यूनिट पेपर 3 की यूनिट जो पार्ट ए है उसको अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, और उसके जब टॉपिक देखेंगे तो सारे के सारे जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, वो ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसी नियम या किसी सिद्धांत को बताता है, और अर्थव्यवस्था उस सिद्धांत का जहां अनुपालन होता है ना, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पर प्रभाव देखना है आपको, है ना। इकोनॉमिकल प्रिंसिपल जो होंगे वो अर्थशास्त्र होंगे, और वो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल का जहां एप्लीकेशन हो रहा होगा या जहां ग्राउंड पे वो हमें दिख रहे होंगे, वो क्या होगी, अर्थव्यवस्था होगी। इसलिए आपको अर्थव्यवस्था की स्टडी करनी है। अर्थशास्त्र कौन पढ़ता है? अर्थशास्त्र आप देखेंगे तो जो कोर विषय होते हैं, जो कोर विषय के पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, है ना, जो पर्टिकुलर जैसे एमबीए कर रहा है, कोई जो सीए की पढ़ाई कर रहा है ना, कोई इकोनॉमिक फील्ड में कोई पीएचडी कर रहा है या उसमें ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको अर्थशास्त्र की स्टडी करनी पड़ती है। आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट को अर्थशास्त्र से मतलब नहीं है, अर्थव्यवस्था से मतलब है। उसको ग्राउंड पर काम करना है। तो जो पॉलिसीज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे किस तरीके से हो रहा है, उनको उसको देखना होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इस अंतर को आपको बताता हूं कि भारतीय अंतर नहीं, वो बताता हूं कि इस एंगल कौन कौन से एंगल से हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ना है ना। देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ते टाइम आपको इन एंगल्स को ध्यान में रखना होगा, है ना। इन एंगल्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है कृषि। अब एक मिनट, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव पूछ रहा है। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इस एंगल पर देखिएगा। जैसे भारत की जो कृषि है, वो उद्योग किस तरीके से प्रभावित हुए अंग्रेज की नीतियों से, ये आप देखेंगे, है ना। जो है आप देखेंगे निवेश का संकेंद्रीकरण हुआ अंग्रेजों के आने के कारण, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने फायदे की चीजों में ही इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। जैसे उनको रेल चाहिए थी, परिवहन के साधन को मजबूत करने के लिए रोड बनाने थे, टेलीग्राफ व्यवस्था, डाक व्यवस्था का संचार करना था, उनकी मिलिट्री को मजबूत करना था, तो सैन्य गतिविधियों पे खर्च कर रहे थे। मतलब उन्होंने निवेश को अपने फायदे तक सीमित रखा। इसलिए कहें कि निवेश का जो है ना संकेंद्रीकरण हो गया। अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था के संबंध में शोषणकारी नीतियां अपनाई, जिसके कारण हम बोले ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, उसके कारण ही हुआ। व्यापार असंतुलित हुआ, ऑब्वियस सी बात है। देखो व्यापार संतुलित कब होता है, जब किसी देश में सभी सेक्टर में
समान रूप से इन्वेस्ट किया जाता है और सभी सेक्टर को समान रूप से अपॉर्चुनिटी होती है, सभी सेक्टर के उत्पाद सामान्य रूप से मार्केट में उपलब्ध होते हैं बेचने के लिए और उपभोक्ता उन उत्पादों का कंजम्पशन करता है, तो यहां संतुलित व्यापार की अवधारणा आती है। लेकिन जब आप विशेष प्रकार के उत्पाद बनाएंगे और विशेष प्रकार के उत्पाद ही मार्केट में जाएंगे, तो ऐसे में व्यापार असंतुलित होगा, और जो कि अंग्रेजों ने किया। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको यह देखना है, धन का बहिर्गमन, मैंने बताया आपको दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया, धन का बहिर्गमन। शोषणकारी नीतियों ने धन के बहिर्गमन को जन्म दिया और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा पैसा जो है भारत से कमाकर विदेश ले गए। फिर रुपए का अवमूल्यन, अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो रुपया है वो बहुत डेफिशिएट हो गया और बहुत बुरी मात्रा में, बहुत बुरी संख्या में जो है रुपए का, संख्या नहीं बोलेंगे उसको, बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा रुपए के वैल्यू पर, है ना, उसका अवमूल्यन हुआ। और फिर एक पॉइंट है विकास असंतुलित हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने जो है इनके जहां फायदे थे अंग्रेजों के, जैसे आप देखें मुंबई थाने का जो एरिया था, है ना, जो बंगाल का कुछ एरिया था, कलकत्ता बंगाल के आसपास का जो एरिया था, कुछ मद्रास का एरिया था, थोड़ा सा गुजरात का जो पोर्ट वाला एरिया था, उन्होंने यहां मुंबई का जो एरिया था वहां इन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट किया। क्यों? यहां से इनकी आर्थिक गतिविधियां ज्यादा संचालित होती थी, है ना, तो इन्होंने जो गांव थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। तो जो विकास था वो संतुलित नहीं हो पाया, क्योंकि विकास, अंग्रेज जो विकास कर रहे थे वो अपने फायदे के लिए विकास कर रहे थे, ना कि भारत के विकास के लिए विकास कर रहे थे। तो ऐसे में विकास जो है वो असंतुलित होना तय था। तो इस एंगल पर हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े, और आप भी जहां से भी पढ़ रहे हैं तो इन फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अब हमारा जो उसी में टॉपिक था कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो समाज के प्रभाव को हम इन आयामों पे देख सकते हैं कि जैसे ये सामाजिक सुधार है। सामाजिक, अंग्रेज शासन के आने के बाद भारत के अंदर सामाजिक सुधार आंदोलन की कुछ शुरुआत होती है, जिसको हम भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं, जहां सती प्रथा जैसी कुरीतियों को पर बिल बनाया जाता है, कानून लाया जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, है ना, शादी की विवाह की जो उम्र है उसको बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो कुछ सामाजिक सुधार यहां हमें होते हुए दिखते हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में ये पॉजिटिव था, बट ये नेगेटिव भी था, क्योंकि समाज में फूट डालो शासन करो की नीति इन्होंने लेके आए, उसको हम आगे देखेंगे, चलिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, देखिए अंग्रेजों के सबसे बड़े बदलावों में ये एक बदलाव था शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, और उस परिवर्तन का जो क्या कहें कि दंश है वो आज तक हमारी पीढ़ियां झेलते आ रही है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई थी वो कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए थी, है ना, उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था, ऐसा व्यक्ति के रूप में ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो उनके कार्यभार को संभाल सके, है ना, जो ज्यादा क्वेश्चन रेज ना करे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमने उसी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया और आज हम उसी पुराने धर्रे पर चल रहे हैं, जहां हम सोचने वाले व्यक्तियों को नहीं, हम जी सर करने वाले लोगों को ही जो है सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए वो मनोवृत्ति जो थी वो नहीं बदल पाई है। तो शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े परिवर्तन उस समय हुए थे, है ना, जहां हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं को बल नहीं दिया था, अंग्रेजी को बल दिया गया था। उसका प्रभाव भी आज हमारे समाज में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है ना। एक सेकंड, ठीक है। अगला क्या है यहां पे, यहां देखिए धार्मिक और जाति एवं धार्मिक भेदभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, इस संबंध में भी देखेंगे। अंग्रेज की नीतियों ने, या अंग्रेज जो है भारत में सामाजिक भेदभाव करते थे, है ना, जातियों के संदर्भ में और धर्म के संबंध में भेदभाव करते थे। अंग्रेजों का सांस्कृतिक प्रभाव भी समाज पर देखने को मिला। वो जिस तरीके की चीजों को खाते थे, जिस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो कई लोगों ने, जो जिनको हम कह सकते हैं कि सो कॉल्ड उस समय जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग बुद्धि से नहीं थे, पैसा उनके पास होता था, वो अंग्रेजों को फॉलो करते थे और अंग्रेजों जैसे वेशभूषा, जूते पहनते थे, अंग्रेजों जैसी गाड़ियों से चलते थे, अंग्रेजों जैसा खान पान रखते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है भारत में, है ना। धर्मांतरण, बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण होता है अंग्रेजों के समय। क्रिश्चियन धर्म में बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को कन्वर्ट किया जाता है और धर्म के प्रति इनमें कठोरता थी। जैसे आपने देखा होगा 1857 की जो क्रांति है उसका मुख्य कारण यही था कि वो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गौ मांस को नहीं खाते हैं, और जो मुस्लिम है वो सुअर से उनका कोई संबंध होता है। तो ऐसे में
जो एक बंदूक का बनाई गई अंग्रेजों द्वारा, उसमें गाय और सुअर के मांस का प्रयोग किया गया, ऐसे में एक रिवॉल्ट होता है। तो कहें कि धर्म के प्रति इनका जो व्यवहार था वो कठोर था और कठोर व्यवहार रखते थे। देखिए समाज पर एक पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ा कि समाज में लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना विकसित हुई इनके आने के बाद, है ना। अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं, भारत के लोग ये देख रहे थे कि एक ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड में बैठकर भारत को गवर्न कर रही है, कैसे कर पा रही है, नियम कानून बनाकर। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक लिटरेसी आई और एक ये अपने को जागृत अवस्था में ले जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इन्होंने देखा कि क्या इसी से जो संविधान सभा की संकल्पना है ना, इसी से निकल के आती है। संविधान सभा जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों के मन में राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा, है ना। यहां से कई भारतीय जो लोग हैं वो ब्रिटेन भी जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, अलग अलग देशों में रह रहे थे और वहां देख रहे थे कि लोगों को किस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंदर भी राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। ये अंग्रेजों के आने के कारण, हम कह सकते हैं अंग्रेजों के आने के कारण ये समाज पर एक प्रभाव था जो पॉजिटिव प्रभाव था, है ना। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का विकास होता है देश के अंदर, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने, आपको पता है, मद्रास नया शहर बनाया, कलकत्ता बनाया, है ना। मुंबई शहर तो था उसका, लेकिन विस्तार किया, सूरत के आसपास शहरों का विस्तार किया, है ना। कई बड़े बड़े शहरों का विस्तार हुआ अंग्रेजों के समय, है ना। और नए नए उद्योग भी लगाए गए, लेकिन वही सब है कि वो फेवर में जो था उनके, वही उद्योग वो लगाते थे, ठीक है। लेकिन उद्योग लगाए तो औद्योगिकरण भी हुआ और शहरीकरण भी हुआ। और फिर है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो जैसे मैंने आपको बताया सामाजिक सुधार आंदोलन में कि महिलाओं की स्थिति में शिक्षा के से संबंधित, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सुधार हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि महिलाओं के, जैसे मैंने कहा, विधवा विवाह अधिनियम लाया गया, सती प्रथा लाई गई, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव भारतीय समाज पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका तो हम डिटेल में देखेंगे इन सब चीजों को, है ना। देखिए अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बस आपको सिलेबस बता रहा हूं। सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होगा, आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। देखिए अब अगला जब टॉपिक है इसमें मैं आपको पीवाईक्यू बता देता हूं कि इसके कौन कौन से पीवाईक्यू हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, है ना। तो हम इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या थी और उसने उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित है। 1857 से पहला क्वेश्चन आ गया। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, उसके कारणों की विवेचना कीजिए। ये पुनर्जागरण से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक प्रभाव, ये देखिए सिलेबस में सीधी लाइन लिखी तो ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां भारतीय पुनर्जागरण, ये जो सिलेबस है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2020 वाले सिलेबस का क्वेश्चन है। तो 2020 में आपको भारतीय पुनर्जागरण पढ़ना था, लेकिन 2024 वाले सिलेबस में देखेंगे आप तो आपको भारतीय पुनर्जागरण में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पढ़ना है, इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था पुराने सिलेबस से, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट कीजिए। तिलक, जिसे आपको पता है ना, प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी पढ़ना था आपको, जो आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, तो यहां उन्होंने तिलक के बारे में क्वेश्चन पूछा है। यहां देखिए चापेकर बंधु के बारे में क्वेश्चन पूछा है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में चापेकर बंधु की क्या भूमिका थी। सीधे सीधे सवाल है ना। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पढ़ना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोविएट मूवमेंट, ये पढ़ना है। मोपला विद्रोह, आपको पता है एग्रीकल्चर विद्रोह का मैंने बताया कि कृषि विद्रोह आएंगे। दादा भाई नेहरूजी की पॉलिसी ऑफ दादा भाई नेहरूजी, हाँ, ब्रिटिश पे जो पॉलिसी बनाई थी दादा भाई नेहरूजी ने, उसके बारे में भी देखना है। अब देखो बकास्त आंदोलन विद्रोह पढ़ना है आपको। हृदय राम कुंजरू, स्वतंत्रता संग्राम बिल, बरिसाल विद्रोह, राजा महेंद्र प्रताप, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। बरिसाल विद्रोह भी स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता बिल,
हृदय राम जो कुंजरू है वो संविधान सभा के मेंबर थे। सर्वोदय योजना, पॉलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की? है ना, देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति, तो जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे तो आप ये कवर हो जाएगा। त्रिभंगा एक किसान आंदोलन था। देखिए फिर किसान आंदोलन का क्वेश्चन देखा हमें, पॉलीगर विद्रोह का क्वेश्चन देखा, सर्वोदय योजना, सभी के उदय के लिए जो योजना विनोबा भावे ने चलाई थी उसको आपको देखना है। अब प्रथम अफगान इंडिपेंडेंट अफगान में सरकार स्थापित की थी राजा महेंद्र प्रताप, है ना, इनको आपको देखना है। तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, तो आप सिलेबस ठीक से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सिलेबस के आसपास के ही, सिलेबस की रेंज से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो उस पीडीएफ में मुझे इसको क्लब करना था, इसके साथ में साल के 23 में कौन सा आया, 22 में कौन सा आया, 21 में कौन सा आया, लेकिन वो थोड़ा सा कर नहीं पाया मैं किसी रीजन से, है ना। अगली जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे तो जो यूनिट डिस्कस कर रहे होंगे ना उसी कंटेक्स्ट, उसी के साथ हम जो है ना, उसी के साथ हम उस यूनिट को डिस्कस करते हुए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगली क्लास में हम यूनिट 4 हिस्ट्री की और यूनिट 5 मोस्ट प्रोबेबली इनका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो होपफुली आपको ठीक लगा होगा, आज की क्लास आपके काम की होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर डिस्कशन।